ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस बस बस, ठीक है, हो गया। ओके, तो मैं हूँ सीए साहिल एंड आई विल बी टीचिंग यू जीएसटी एंड कॉस्ट। तो आज ये पहला लेक्चर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो आपको पता होगा ये ग्रुप टू का आपका पहला सब्जेक्ट है एंड काफी स्कोरिंग है। तो इसमें जो हम पूरा 90 से 100 लेक्चर्स का कोर्स ये रहने वाला है एंड इसमें हम बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक मैं सबसे पहले एक कसम खिलवाना चाहता हूँ। क्या खिलवा सकता हूँ सबको? आपके जो पहले 3 चैप्टर्स है, 3 या 4 चैप्टर्स है, उसमें ट्राई करो आप एक लेक्चर मिस नहीं करने का। एक भी लेक्चर मिस मत करो, क्योंकि वो जो 3 चैप्टर्स आपके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो 3 चैप्टर्स आपके पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का बेस बनाएगा। ठीक है? तो सब हाथ रखो सर पे एंड कसम खाओ कि मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा। चलो चलो रखो। कोशिश करेंगे सर, मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि मैं सब रखो है। पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि मैं पहले 3 चैप्टर्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो है, इनका एक लेक्चर भी मिस नहीं करूंगा। एंड अगर मिस हुआ तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ठीक है? चलो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट का नाम है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपकी 2 नोटबुक्स रहेंगी। एक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और आपके उसमें थ्योरेटिकल जो भी नोट्स हैं वो बनवाऊंगा। एक आपकी कंसेप्ट बुक बनेगी। कंसेप्ट बुक स्टार्ट होगी मटेरियल चैप्टर से। पहला जो चैप्टर रहने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो मटेरियल चैप्टर में आपको मैं कंसेप्ट जो है वो अलग लिखवाऊंगा, ताकि जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा उससे पहले अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट करना हो तो वो आपके पास एक ही जगह सारा अवेलेबल होगा। राइट? एंड जो आपकी दूसरी बुक रहने वाली है, दूसरी नोटबुक, उसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस थ्योरी करोगे। तो जो आज का सेशन है और आज के बाद 2-3 सेशन और है, उसमें आपकी मेन बुक ही यूज होगी। जो कंसेप्ट नोटबुक है वो स्टार्ट होगी जब मैं मटेरियल चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। वो शायद कल, कल नहीं तो परसों वाली क्लास में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपके सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है वो कौन सा है? कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट का मतलब पता है सबको? हिंदी में क्या बोलते हैं कॉस्ट को? खर्चा। हिंदी में प्राइस, वाह। या लागत। क्या कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करने के लिए कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसका पढ़ने का रीजन क्या है, उसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी लिखना मत स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वाई स्टडी कॉस्ट। अलग से मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के आया हूं, तो वो दिखाऊंगा जब लिखवाने लगूंगा। अभी बस समझाऊंगा मैं। तो वाई स्टडी कॉस्ट। मेरे को ये बताओ, हम यहाँ पे जब एक कोर्स कर रहे हैं, राइट, तो वो कोर्स आपको आगे क्या करने के लिए करवा रहे हैं कि आप सीए बनो, एक प्रोफेशनल बनो। राइट? और अगर कोई प्रोफेशनल नहीं भी बनता है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? क्या कमाना मेन पर्पस होता है? प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? सेल्स या रेवेन्यू माइनस व्हाट? माइनस कॉस्ट। अगर आपको आपकी कॉस्ट पता ही नहीं है, क्या आपको पता लग सकता है कि आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? नहीं पता लग सकता, क्योंकि आपके पास वो अमाउंट ही नहीं होगा। आप किसी को कैसे जज करते हो? किसी बिजनेस को कैसे जज करते हो? नंबर्स के बेसिस पे करते हो। भाई तू अपनी बैलेंस शीट दिखा, भाई तू अपनी पीएनएल दिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखा, उसमें तेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो आप डिफाइन करते हो कि हाँ, प्रॉफिट ही इज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्या सेल्स करने से क्या हम कह सकते हैं बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा सेल्स है? नहीं, क्योंकि सेल्स इकलौता तो नहीं है जिससे बिजनेस चलेगा। वो किस बेसिस पे चलेगा कि सेल्स ज्यादा हो,
खर्चे कम हो, और जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो इस करके कॉस्ट को एसर्टेन करना बहुत जरूरी है, कॉस्ट को एसर्टेन करना, कॉस्ट को निकालना। तो जो पहला रीजन है वाई स्टडी कॉस्ट, तो कॉस्ट पढ़ने का पहला रीजन है टू एसर्टेन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सारी तरह की आपको क्या करनी है, कॉस्ट एसर्टेन करनी है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज अगर आपके दादाजी ने आपको एक शॉप दे दी कि हाँ कि बेटा अगर सीए नहीं हुई तो तू क्या कर लियो, एज अ बैकअप प्लान एक शॉप तो चला लियो, तो आपको एक शॉप दी, राइट। और आपने वहां पे स्टेशनरी का काम स्टार्ट कर दिया। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल वगैरह, रबर शार्पनर, जो भी तुम्हारे आते हैं वो सारा परचेज करते हो, और क्या करते हो, उनको सेल करते हो, ठीक है। अब आपने वो जगह ले ली, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर ने दे दी। और चलो ऐसा करते हैं, पहले ग्रैंडफादर ने नहीं दी, ये मान के चलो आपके पास है ही नहीं वो जगह, फिर आप क्या करोगे अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है और इतना पैसा भी नहीं परचेज कर पाओ, क्या करोगे, रेंट पे लोगे। तो आपने जगह रेंट पे ले ली, राइट। और अकेला आपको तो पूरा पॉसिबल नहीं है पूरी शॉप को चलाना, तो आपने क्या किया, एक साथ में छोटों को रख लिया, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, स्टेशनरी आइटम्स परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका पूरे मंथ का एक हिसाब किताब लेके चलते हैं। आप एक पेन परचेज करते हो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, राइट। और इसको सेल करते हो 12 पर यूनिट के हिसाब से, राइट। अब आपने पूरे महीने में, पूरे मंथ में आपने जो नंबर ऑफ पेन्स परचेज एंड सेल की है, कोई स्टॉक वगैरह नहीं है, परचेज एंड सेल की है, लेट्स एज्यूम कितना रखे, 10,000। तो मेरे को बताओ क्या बिजनेस अच्छा किया नहीं किया, मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, है। मैं कहता हूं नहीं है। मैंने क्या बोला है, टू असर्टेन, क्या सिर्फ यही कॉस्ट है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा था कि सर आपने, आपको ये बोलना चाहिए था सर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने क्लियरली बोला था कि जगह क्या ली है रेंट पे, और साथ में किसको रखा है, छोटू को रखा है, राइट। और क्या बिजली पानी का खर्चा नहीं आएगा। तो आपको पूछना नहीं चाहिए था कि सर क्या सारी कॉस्ट आपने बता दी है या नहीं बताई है। तो आपको सारी तरह की कॉस्ट असर्टेन करना जरूरी है। ऊपर ऊपर से तो बंदे को लगता है जो बिजनेस कर रहा होता है, यार मैंने 10 रुपए की चीज ली, 12 की बेच दी, 15 की बेच दी, 5 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पर यूनिट कमा रहा हूं मैं, और एंड में इतने यूनिट्स बेच दिए, तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। क्या उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि उसने प्रॉफिटेबल वेंचर किया या नहीं किया, कि उसको सारी कॉस्ट पहले असर्टेन करना जरूरी है, निकालना जरूरी है, पता होना उसके बारे में जरूरी है। तो इस करके कॉस्ट जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्या एक आधी कॉस्ट लेनी है जो डायरेक्टली दिख रही है, कि आपको कोई भी कॉस्ट जो ऊपर ऊपर से नहीं दिख रही, बट आपको सारी तरह के कॉस्ट को कंसिडर करना है। ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर टू बी कंसिडर्ड। तो पहला आपको रीजन क्लियर हो गया, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, बोलो। आधे बच्चों की तीसरी क्लास है, आधे बच्चों की ये चौथी क्लास है। तो अकाउंट्स की भी लगी है ना इनकी, बेचारे। मैंने कहा था ना सीए करो, तरस खाओ तुम पे, नहीं ना, फिर बस तो एक्टिवनेस चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए। उबासी नया बैच आया है, बीच में किसी ने यौन किया उसको पॉइंट आउट करूंगा मैं, तो कोशिश करना कि या तो छुपके ले लो या लो मत, राइट। तो इसलिए यू हैव टू सर्टेन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हाँ, उसका जीपी कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 पर यूनिट है उसका प्रॉफिट, इनटू 10,000, 20,000। इसमें से उसको दो कॉस्ट माइनस करनी है, रेंट लेट से 10,000, राइट। फिर सैलरी ऑफ छोटू लेट से कितनी रखे, तुम्हारी स्टाइपेंड नहीं डिसाइड कर रहे, थोड़ी ज्यादा करो, 10,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लेट से 5,000। तो जाके नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट लॉस हो गया,
नेट नेट प्रॉफिट फिर ब्रैकेट्स लगा दूंगा ना, क्या होगा। तो 20 -10 -10 -5 कितना आया? 5,000 नेगेटिव। तो अब बताओ क्या इसने बिजनेस अच्छा किया? नहीं किया। तो इस करके आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए। ये ऐसे ही हर मंथ करता रहा बिजनेस, साल के एंड में दिखेगा यार मेरे को तो पैसा डालना पड़ रहा है, बल्कि मैं तो सोचा था कमा के जाऊंगा। तो इसलिए हर तरह की कॉस्ट एसर्टेन करना क्या है, जरूरी है। पहला रीजन सबको क्लियर हो गया, राइट। और जब आपने कॉस्ट एसर्टेन कर ली, अब कॉस्ट एसर्टेन कर ली, मैंने सारी कॉस्ट कंसिडर कर ली, इससे मेरे को एक आइडिया हो गया अपने बिजनेस के बारे में कि यार मेरी कितनी तरह की कॉस्ट आ रही है, राइट। अब क्या वो थोड़ा इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या उसको 12 रुपए का पेन बेचना चाहिए, कि थोड़ा इसको बढ़ा दे ताकि प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इसकी वजह से देखो ये सीक्वेंस में चलेगा। अगर आपका कॉस्ट एसर्टेन नहीं होती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। कॉस्ट एसर्टेन करी, एसर्टेन करने के बाद आपको क्या डिसाइड करना अपना सेलिंग प्राइस। क्या मैं सेलिंग प्राइस ठीक रख भी रहा हूं या नहीं रख रहा, क्या मैं बहुत कम तो नहीं रख रहा। तो इसकी वजह से हम सेकंड रीजन क्या देंगे, हम इसकी वजह से क्या डिटरमिन कर पाएंगे सब्जेक्ट की वजह से, इट विल हेल्प इन डिटर्मिनिंग सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस डिटर्मिन हो गया, राइट, और आपकी कॉस्ट डिटर्मिन होगी तो और क्या डिटर्मिन हो जाएगा, प्रॉफिट। तो सेकंड रीजन है आपका सेलिंग प्राइस से हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में कि कोई भी प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज आप दे रहे हो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना है। एंड सेलिंग प्राइस आ गया तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, दो रीजन। थर्ड रीजन, अब थर्ड रीजन है आपका कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई कर ली, राइट। रेंट कितना पे कर रहा है बंदा, 10,000। अब कॉस्ट तो वो निकाल रहा है 10,000 रेंट है, सेम ही जगह पे, बस बस इतना बड़ा मुंह मत खोलो, मक्खी घुस जाएगी। मैंने अभी कहा था कि हाँ अगर वो बात से पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है, ध्यान से। ओके, कॉस्ट से सर्टन कर ली मैंने, कितनी है रेंट की कॉस्ट, 10,000। क्या ये इनफ है? अब मैं अगर देखूं एज अ सीए, मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा 10,000 रेंट पे कर रहा है, सेम ही लाइन में एक और बिजनेसमैन ने शॉप ली, जगह रेंट पे ली, सेम ही मतलब सारी चीजें सेम है, जगह सेम है, ठीक है, एरिया सेम है, वो बंदा रेंट कितना पे कर रहा है, से 5,000। अब बताओ क्या इनफ है कि 10,000 पता है कॉस्ट, या फिर ये बंदा अपना कॉस्ट ज्यादा इंकर कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, साथ में तेरा कंपेटिटर वो कितना रेंट पे कर रहा है, वो क्यों पे कर रहा होगा 5,000, या तो उसके उसने नेगोशिएट बेटर किया होगा, वो तुम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर हमें थर्ड रीजन जब पता लगा कि मेरी कॉस्ट ज्यादा है, साथ वाले कंपेटिटर की कॉस्ट क्या है, कम है, तो मैं क्या चीज करूंगा इस चीज को फाइंड आउट करने के बाद, कॉस्ट को रिड्यूस। कॉस्ट अगर आपको पता लग रही है, ये नहीं कॉस्ट पता कर ली बहुत है, राइट, कॉस्ट को रिड्यूस करना भी एक ऑब्जेक्टिव है, तभी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो थर्ड रीजन क्या हुआ तुम्हारा, कॉस्ट की रिडक्शन। किसी को डाउट पहले 3 पॉइंट्स में, राइट। तो हमें कॉस्ट पता लगी है, सर्टन कर ली, उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और क्या कॉस्ट थी तुम्हारी यहाँ पे, परचेज प्राइस भी थी 10 की। अब मैंने इसको रिड्यूस करने के लिए पता क्या किया, मैंने जो परचेज किया वो पेन परचेज किया, कहा कि यार तू पेन मेरे को सस्ता दे, बहुत सस्ता दे जिससे भी मैं परचेज कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है सर मेरे पास एक और पेन है, और वो पेन कितने का है, लेट सपोज 5 रुपीज पर यूनिट का है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हाँ अब ठीक है, अब मैं 12 का बेचूंगा। अब मेरा पर यूनिट प्रॉफिट कितना आएगा, 7 आएगा, बट कोई भी ये पेन खरीदने को तैयार नहीं। क्यों, कॉस्ट क्या रिड्यूस करनी है और क्वालिटी इफेक्ट कर दे तो क्या कस्टमर आएगा। तो सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करना नहीं है, कॉस्ट रिड्यूस करो लेकिन विदाउट इफेक्टिंग व्हाट, क्वालिटी। क्वालिटी इफेक्ट नहीं करने का, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, वही सेम क्वालिटी मेंटेन करके आपको क्या रिड्यूस करनी है, अपनी कॉस्ट। तो क्वालिटी इफेक्ट कर दी, कस्टमर को प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं मिल रहा तो वो कहां से परचेज करेगा, कहां से तुम बिजनेस कर पाओगे। तो आपका कॉस्ट रिडक्शन करना है, लेकिन क्या, विदाउट इफेक्टिंग व्हाट, क्वालिटी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर सबको? चलो ठीक है, अब कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या एक ऐसे इकोनॉमी में रहते हैं जहां पे कॉस्ट रिड्यूस होती है या सेम चलती है, कि हम इन्फ्लेटेड इकोनॉमी में रहते हैं। इन्फ्लेशन फैक्टर इतना प्ले करता है कि हर चीज क्या होती रहती है, महंगी होती रहती है। और कॉस्ट रिड्यूस करने की तो बात की दूर है, कि आप वो कॉस्ट मेंटेन कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। अब आपको लगता है कि रेंट, इस बार मैं अगर ₹1,00,000 दे रहा हूँ इस पूरे फ्लोर का, अगली बार लैंडलॉर्ड को बोल लो भाई इस बार 80,000 ले ले, वो लाख पे भी क्या मान जाएगा? वो कहेगा भाई कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहा है तू, मैं इस पे इंक्रीमेंट मांगूंगा, बल्कि वो मेरे से लैंडलॉर्ड 10% 15% रेस करके मांगेगा कि मेरे को इस बार तो 1,20,000 रेंट दे। तो आप कॉस्ट रिड्यूस करना भूल जाओ। कई बार क्या होता है, अगर कॉस्ट बढ़ रही है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, राइट, तो आप कॉस्ट को क्या करो, कंट्रोल करो। कॉस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए कि बढ़ तो रही है, बट इतने प्रपोर्शन में ना बढ़े कि आपका मार्जिन पूरा खत्म हो जाए। तो इन केस ऑफ देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज क्यों है, सबके लिए इंक्रीज हो रहा है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बिजनेस में जो कॉस्ट बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में ना इंक्रीज हो। तो चौथा रीजन क्या है आपका कॉस्ट बढ़ने का, कॉस्ट पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में फर्क समझ आया क्या है? इसको मैं रिलेट कर सकता हूं, वेट रिड्यूस करना, वेट कंट्रोल करना। वेट रिड्यूस करना क्या होता है कि वेट जितना भी है उससे कम करो। मोटा आदमी क्या चाहेगा कि वेट क्या हो जाए उसका, कम हो जाए। लेकिन वेट कंट्रोल क्या जब करते हैं हम टर्म यूज, हम वेट कंट्रोल करते हैं कि यार देखो कि एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, राइट। तो एक नेचुरल चीज है कि बॉडी का एक प्रोसेस होता है कि वेट आपका क्या होगा आफ्टर सर्टेन एज, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज जो हो रहा है आप क्या करो, एक्सरसाइज करके उसको क्या करो, कंट्रोल करो कि बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। खाना हेल्दी खाओ। तो उससे क्या आप कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में फर्क समझ पा रहे हो? राइट, तो कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल में ये फर्क है, राइट। तो हमारे चार रीजन हो गए। फिफ्थ रीजन, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज करनी है या नहीं करनी है, हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग। आपको रतन टाटा जी के बारे में पता ही है, राइट। उनका सपना क्या था, एक बहुत ही उन्होंने एक ड्रीम लिया था कि इंडिया में हर फैमिली के पास क्या हो, कार हो खुद की और नई कार हो। तो उन्होंने कौन सी कार लॉन्च करी थी? नैनो, याद है, अब नहीं दिखती रोड पे। तो टाटा नैनो का पर्पस क्या था कि हम कार को 1,00,000 के अंडर बना लेंगे, 1,00,000 तक की अमाउंट पे हर इंडियन फैमिली क्या है, अफोर्ड कर सकती है। बट क्या आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या वो 1,00,000 की कॉस्ट मेंटेन हो पा रही थी? नहीं मेंटेन हो पा रही थी, क्योंकि हर चीज की क्या बढ़ रही थी, कॉस्ट बढ़ रही थी। तो कॉस्ट पहले 1,00,000 के अंडर रखी, फिर वो 1,00,000 टच करी, 1,10,000, 20, 1,50,000, 2,00,000, इतने तक पहुंच गया उसका टॉप वेरिएंट। तो इतने प्राइस पे जब वो टाटा नैनो पहुंच गया, तो बंदा सोचता है इससे अच्छा क्या करूं मैं, कि सेकेंड हैंड कार ले लूं, ऑल्टो का सेकेंड हैंड ले लूं मैं। तो इस करके हमने जब उन्होंने टाटा मोटर्स ने कैलकुलेट किया कि यार अब टाटा नैनो की हम कॉस्ट उतनी मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या लिया गया फिर, कि डिसकंटिन्यू कर। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने, पूरा उन्होंने कॉस्ट शीट बनाई होगी कि यार टाटा नैनो को बनाने के लिए क्या क्या कॉस्टिंग लगती है, उसको कॉस्ट रिड्यूस करके देखा, कॉस्ट को कंट्रोल किया, सेलिंग प्राइस भी डिटरमिन कर लिया। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या वो कॉस्ट का जो टोटल आ रही थी एक नैनो को बनाने की, क्या वो उस लेवल पे आ पा रही थी जहां पे वो कार बिक पाए? नहीं आ पा रही थी। तो क्या किया फिर, प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर, राइट। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लेता हूं, आपका एक ही फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री में नैनो भी बन रही हो सकती है, और टाटा की सबसे महंगी कार कौन सी है, जैगवार। ठीक है, ऑल दो वो टाटा का उस पे लोगो नहीं लगाते, बट जैगवार टाटा को बिलोंग करता है, टाटा ने उसको एक्वायर कर लिया था, राइट। अब एक ही फैक्ट्री में दोनों कार्स बन रही है, तो क्या दोनों कार्स का प्राइस सेम हो सकता है कभी? लेकिन खर्चे क्या कॉमन हो सकते हैं अगर एक ही फैक्ट्री में दोनों बन रहे हैं? काफी खर्चे कॉमन भी होंगे कि रेंट पे हो रहा है, जो लेबर है
काफी लेबर या एम्प्लॉयज हैं, वो दोनों कार्स की प्रोडक्शन को, सेल को देख रहे हैं। तो क्या प्राइस डिटरमिन करना कि कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कर सकते कि नैनो भी 25 लाख की, जैगवार भी 25 लाख की। नैनो कोई खरीदेगा? जैगवार की शोरूम के आगे क्या लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, 25 लाख की जैगवार मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो ये सारे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट बढ़ेगा, कि ये आपको हेल्प करता है सब्जेक्ट इन व्हाट डिसीजन मेकिंग। किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, राइट, क्या प्राइस रखना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ कॉस्ट निकालना अपने आप में वही बहुत बड़ी चीज है। तो हम सबको बस एक चीज का ध्यान देना, इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तुम्हें कॉस्ट पता होनी चाहिए, और कॉस्ट को क्या करना है, प्रोडक्ट्स में बांट, पूरा सिलेबस हो जाएगा इसी चीज में करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन वालों बताओ। अभिषेक, ध्रुव, हरीश, लवी, लवनीत, महेश 496, महक, नंदिनी, समीक्षा, समीन, सिमरन एंड ट्रम्प एज यूजुअल, वृंदा। क्लियर है सबको? नो इश्यूज। कैसे करें? क्लास से निकाल के कि हाँ? चलो, तो हेडिंग लिखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, 300 वाले में बताया था, ये वाला जो आपका कंसेप्ट बुक है ना, वो स्टार्ट होने वाला है मटेरियल चैप्टर से। 300 तो मैंने ऐसे ही कहा था, 300 प्लस पेजेस, 400 500 रख लो, वो बस ये है कि तुम्हें कितना बैग कैरी करना है वैसे, और वो एक रजिस्टर नहीं, कम से कम 4 5 हिस्से भरवा दूंगा मैं तुम्हारे। कॉन्सेप्ट वाले तुम 80 पेजेस की रख सकते हो। ये कौन सी है? 70, ये मेन बुक है। देखो क्या है कि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि सर ये दो अलग क्यों करवा रहे हो, एक ही में कर लो। बाद में जो फीडबैक आया, देखो थोड़ा बहुत फीडबैक नेगेटिव आ जाता है कभी कभार, तो उसमें ये था कि सर आप कंसेप्ट बुक को अलग रखो, क्योंकि एंड में क्या होता है जब एग्जाम से पास, उसकी भी प्लानिंग अभी करनी है। तो कंसेप्ट बुक जब अलग होगी ना, वो फिर तुम्हें इजी रहेगा कि हाँ तुम्हें पूरा रजिस्टर्स नहीं पलटने पड़ेंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अभी तुम्हारी जो मोटी रजिस्टर बुक जो तुमने नोटबुक अभी लेकर आए हो, उसी में लिखो इसको। क्यों? बहुत अच्छा था, 3 केक्स काटे मैंने इकट्ठे। यहीं पे इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। 2 दिन बहुत बोर हुआ मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। सैटरडे ठीक था, तुम्हारे बीच में नहीं था मैं। चलो लिखो, करते हैं बातें।
पहला नोट कर लिया सबने, 500 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। क्यों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कॉस्ट के ऊपर पढ़ना है हमें। वाई स्टडी दिस सब्जेक्ट? मैनेजमेंट का था। थोड़ा वो व्हाट्सएप पे ज्यादा चैट करता था मैं भी एक टाइम पे, तो इस करके। डन। वो तो मैंने अभी पढ़ाना है, सेकंड वाला जो पार्ट है। पहले वाला नोट कर लिया, 500 रीजंस नोट कर लिए। आप में से मल्टी पेन वाले कौन है? मल्टीपल पेन्स यूज करने के लिए, तीन तीन तरह के पेन्स है, 4 कलर के। देखो, जो इतने मल्टीपल कलर के पेन यूज करते हैं ना, इंश्योर करना है कि जो एक ही पेन यूज कर रहा है उससे ज्यादा मार्क्स ही आए। इतनी मेहनत कर रहे हो तो मार्क्स भी ज्यादा लाना। ओके, नोट कर लिया सबने? हाँ, वो कोई बात नहीं। नोट कर लिया सबने 500 पॉइंट? चलो कुछ टर्म समझते हैं। पहले तो क्या है आपका टर्म? कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट मींस एक्चुअल और नोशनल एक्सपेंस। नोशनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाता हूँ। एक्सपेंस इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक्टिविटी या सर्विस। अब हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? या तो जो खर्चा हुआ, या हो सकता था। अब हो सकता था उसको समझाऊंगा मैं। जो आपने हो सकता था कॉस्ट या हुआ, इंकर, जो इंकर किया या किसी को एट्रीब्यूट किया, मतलब किसी पे डाली चीज। किस पे डालोगे? जो भी आप प्रोडक्ट या तो बना रहे हो, या किसी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कोई सर्विस। प्रोडक्ट जैसे कि सपोज मैं पेन बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर हूं मैं, पेन्स बनाता हूँ। तो पेन की अगर इंक है तो दैट इज व्हाट? इंक को परचेज करूंगा मैं, तो दैट इज व्हाट? इंक को परचेज करना कॉस्ट है, राइट? एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कर रहा हूं मैं, लेट सपोज बहुत ज्यादा बल्क में मैं मटेरियल लेकर आ रहा हूँ, बल्क क्वांटिटी में लेकर आ रहा हूँ। तो क्या स्टोर्स की उसको लोडिंग अनलोडिंग, इसकी वजह से कॉस्ट आएगी। यस। फिर आपको अगर मैं जैसे इंस्टीट्यूट की बात करूं, इंस्टीट्यूट यहाँ पे गुड्स दे रहा है कि सर्विस दे रहा है? सर्विस दे रहा है। अब एक चैप्टर आपका आएगा सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है? सर्विस के लिए एक ही अलग से चैप्टर है। तो सर्विस अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी कॉस्टिंग आती है, जैसे रेंट का खर्चा है, राइट? स्टाफ रखा हुआ है, और तरह की कॉस्ट आती है। तो कोई भी कॉस्ट इंकर हो या फिर एक्चुअल हो या फिर नोशनल हो। अब नोशनल को समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल लेता हूं। अब वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको शॉप रेंट पे नहीं लेनी थी। किसने दी आपको वो शॉप? आपके दादाजी ने, राइट? आपके दादाजी ने आपको शॉप दे दी, राइट? गिफ्ट, आपको शॉप क्या मिल गई? गिफ्ट में मिल गई। अब आपने उस शॉप पे पूरा मंथ काम किया, राइट? सारी कॉस्ट को सर्टन किया, सेल्स माइनस सारी जो कॉस्ट है, उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना आया? 80,000। सारी कॉस्ट असर्टन कर ली। क्या ठीक है प्रॉफिट? यस, 80,000 प्रॉफिट है। गुड इनफ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, राइट? अब वो ही शॉप अगर आप खुद ना काम करते लेकिन रेंट आउट कर देते, तो उससे आपको रेंटल इनकम कितनी आनी थी? लेट सपोज 1 लाख। तो बताओ, अब आपने शॉप चला के ठीक डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया? क्यों? बट आपको प्रॉफिट आ रहा है। बट ये 1 लाख तो मेरी कॉस्ट नहीं है ना, कि ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब मैं फाइनेंस अकाउंटिंग की बात करूंगा, अगर मेरी खुद की जगह है तो क्या मैं रेंट का खर्चा डालूंगा? जर्नल एंट्री कोई आएगी? नहीं आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आएगी। लेकिन मैं क्या यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको नोशनल खर्चा लेना है, जो खर्चा हो सकता था बट हुआ नहीं।
राइट। तो अगर मैं रेंट आउट करता तो मेरे को कितना इनकम आती, 1 लाख। या फिर मैं ये कहूं कि मैं प्रॉफिट 80,000 क्यों कमा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को रेंट जेब से नहीं भरना। अगर मेरे को रेंट जेब से भरना होता तो मेरे से लैंडलॉर्ड कितना चार्ज करता, 1 लाख करता, तो मेरा ये प्रॉफिट क्या बन जाता, लॉस बन जाता कितने का, 20,000 का। तो जस्ट बिकॉज मेरे पास खुद की जगह है, दैट डजेंट मीन कि मेरे को उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है। मेरे को नोशनल खर्चे भी लेने हैं, मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेनी है। जो आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्चुअल पे नहीं है। इकोनॉमिक कॉस्ट में आपका एक्चुअल भी आता है, नोशनल भी आता है। ये सबको क्लियर हुआ, राइट। इसको लिखवाऊंगा भी मैं। फिर दूसरी टर्म क्या है आपकी, कॉस्टिंग। कॉस्ट खर्चा है, लेकिन खर्चे को निकालना, फाइंड आउट करना, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, कॉस्टिंग। आप टेक्निक या प्रोसेसेस यूज करते हो जिससे आप क्या निकाल पाओ, कॉस्ट निकाल पाओ। तो सेकंड टर्म आपको क्या लिखनी है, कॉस्टिंग। ऑल द टेक्निक्स और प्रोसेसेस यूज टू असर्टेन कॉस्ट। क्लियर यहां तक। थर्ड, थर्ड आपका क्या है टर्म, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैंने सारी कॉस्ट एसर्टेन कर ली, पता लग गई, बट क्या पता लगना है ना है कि उसको रिकॉर्ड भी करना, उसकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी करनी है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग कॉस्ट किसी प्रोडक्ट पे भी डालनी है, प्रोडक्ट पे भी डालूंगा। बेसिकली देखो मैंने आपको क्या बताया, टाटा एक कार बना रहा है कि मल्टीपल कार्स बना रहा है, मल्टीपल कार्स बना रहा है, तो क्या उसको कॉस्ट जो उसकी है वो ओवरऑल है, जैसे रेंट का खर्चा है फैक्ट्री का, वो क्या अलग अलग दे रहा है कि हाँ मैं जैगवार इतनी जगह में बना रहा हूँ एंड नैनो इतनी जगह में बना रहा हूँ, तो रेंट इनका अलग अलग ले लैंडलॉर्ड को ऐसे बोलेंगे कि लैंडलॉर्ड कहेगा वो तू अपना देख, मेरे को पूरी फैक्ट्री का रेंट दे अलग से। राइट। तो वो कॉस्ट को आपको क्या करना है, ओवरऑल कॉस्ट को आपको प्रोडक्ट या सर्विस को देना है, किस कैसे देना है, किस प्रोपोर्शन में देखना, वो हम आगे करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूजिंग व्हाट, योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है सबको। एंड एंड में फिर क्या है, जो सब्जेक्ट का नाम ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो भी आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और कॉस्टिंग कंसेप्ट यूज किए, ठीक है, उससे आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, और क्या करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, और एंड में फिर क्या लोगे, डिसीजन लोगे। तो ये आप सारी टर्म्स लिख लो, बेसिक टर्म्स है, इंट्रोडक्शन है, एग्जाम में कम चांसेस आने के, बट पता होना चाहिए। पेज सबने देख लिया, कितनी चाहिए। दिखाना दे बंदा पीछे है सोना, तो ना तुम्हारे दिल में है ना मेरी फोटो, है ना तुम्हारे दिल में मेरी फोटो। अरुण कहता नहीं है, सब किसी और की है। नोट कर लिया सबने कॉस्ट पहले वाला।
बस ये एक ही बुक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो खुश हो गया। नहीं बट ये तुम्हारी रजिस्टर्स बन जाएंगे ना इसके बेसिस पे, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है। जीएसटी के लिए 2 बुक्स। नोट कर लिया सबने? डन, नोट कर लिया सबने? तो नेक्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कैलकुलेटेड ऑन इकोनॉमिक कॉस्ट मेथड अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नोट कर लिया सबने ना? यस सर। ऑनलाइन वालों थम्स अप कर दो जल्दी से, नोट कर लिया सबने? ठीक है। तो कॉस्टिंग इज कैलकुलेटेड ऑन इकोनॉमिक कॉस्ट मेथड अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज डन ओनली ऑन एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल बेसिस। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी उसकी जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग होती है? नहीं होती है। राइट, तो जो हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट की बेसिस पे चलेगा, उसमें एक्चुअल कॉस्ट तो आएगी, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है, और नोशनल कॉस्ट भी आएगी। नोशनल कॉस्ट को क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल लिया हुआ है, अ पर्सन रन्स हिज ओन शॉप। राइट, उसने परचेजेस किया, 50,000 रुपए का खर्चा एक्चुअली जेब से गया, है ना हार्दिक? राइट। वेजेस सैलरी कितनी पे करी? 20,000। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 30,000। लेकिन शॉप खुद चला के क्या वो रेंटल इनकम कमा पाया जब शॉप खुद चला रहा है? नहीं कमा पाया। छोड़ दो, हाथ रख, हटाओ, घनश्याम हाथ हटाओ, बहुत सर भारी हो गया। रेंट फोरगॉन कितना है? लेट सपोज 80,000। तो इसमें एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? लिखा ही हुआ, बोल दो। 50, 20 और 30, ये एक्चुअल कॉस्ट है, जेब से पैसा गया है। रेंट फोरगॉन, रेंट ना कमाना, अगर खुद की जगह ना होती तो रेंट पे करना पड़ना था। राइट, तो कितना पे करता रेंट? 80,000। तो रेंट फोरगॉन, ये क्या है? नोशनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपकी नोशनल कॉस्ट कितनी है? 80,000। तो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होगी? तो इस बिजनेस को चलाने के लिए मैं 1 लाख कॉस्ट लूंगा, इस शॉप को चलाने के लिए, कि मेरी 180 आ रही है कॉस्ट? जब कॉस्टिंग की बात करूंगा तो कॉस्ट मेरी 180 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग कितनी है तुम्हारी? 1 लाख है, लेकिन वो फर्क है। तो ये लिखो। किसी को ऐसा लग रहा है सर ये तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन आएगा? और ये बेसिक है ना, तुम्हें लगता है ना तुम गलती नहीं करोगे इसके ऊपर, जो मैंने अभी तुम्हें कंसेप्ट समझाया? आज से मे बी 20, 25 या 30 दिनों बाद इसी पॉइंट के ऊपर एक चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, तब देखता हूँ कितने ठीक देंगे आंसर, कितना गलत देंगे।
कैसी रही तुम्हारी आज की क्लास? लॉ और एसएम। शौरम सर के लिए तो फर्स्ट क्लास थी ये, काइंड ऑफ सारे स्टूडेंट्स के लिए। कर लिया नोट? अरुण के अलावा सबने कर लिया नोट? हाँ बस तुम सब कर लो, अरुण रह जाए कोई इशू भाई अब। ठीक है। सौरभ सर से कॉस्ट पढ़ो फिर जाके, वही तुम्हारे लॉ, एसएम, ऑडिट कॉस्ट। खोपड़ी तोड़। मैं पीडीएफ भेज दूंगा वैसे, बाद में किसी ने नोट्स नहीं लिखे हुए या बाद में लिखना चाहता है। हाँ पहले बताना। पहले बताऊंगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं लिखोगे अभी। वैसे हो भी सकता है ना भी तो। फिर नेवर, अब इसी चक्कर में मैंने बोल दिया अब लिखना ही बंद कर दो उसके बाद। रिकॉर्डिंग देखोगे जरूर। कर लिया नोट सबने? डन। लिख लिया अरुण के अलावा सबने? जल्दी लिखो। अब लिख लिया सबने अरुण के अलावा? ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना कॉस्ट को। अच्छा आप मेरे को बताओ आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं सी इंटरमीडिएट में? 8 या 6, ठीक है, डिपेंडिंग कैसे आप उसको देखते हो। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है पता ही है? अकाउंट्स, लॉ, ठीक है, टैक्सेशन आपका, फिर नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट, फिर ऑडिट, एंड देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा मुश्किल है? सारी मुश्किलें भरत कहता है। तो देखो जब आपने नाम लिए, आपने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। आपने सी इंटरमीडिएट को क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन व्हाट? नेम्स, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स। अगर मैं पूछूं मार्क्स कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, तो आपने क्या क्लासिफाई कर सकते हो? अकाउंट्स कितने मार्क्स का है? 100। जीएसटी कितने मार्क्स का है? 50। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितने मार्क्स की है? 50। राइट, कॉस्टिंग कितने मार्क्स का है? 100। तो एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो। थर्ड, आप क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफिकल्टी। अब वो सब्जेक्टिव है, राइट, किसी को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे, किसी को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे। या फिर क्लासिफाई कर सकते हो कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है।
तो क्लासिफिकेशन वर्ड समझ आया, किसी चीज को क्लासिफाई करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकते हो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करवाने लगा हूं, क्लासिफाई हम करने लगे हैं कॉस्टिंग को, या कॉस्ट को हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई। तो जो क्लासिफाई करने वाले हैं, फर्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर, उसकी नेचर या उसका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि उसका नेचर क्या है, उसका इन डेप्थ अगर उसके बारे में बात करूं, तो उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो तीन तरीकों से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला खर्चा, अगर आप कोई भी, हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, बेस्ड ऑन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर किसकी होती है, गुड्स की होती है, राइट। अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो सबसे पहले कॉस्ट कौन से कंसिडर करते हो, जो आपको दिखता है सामने, मटेरियल। तो जैसे कि अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ, पेन में आपको दिख रहा है कि हाँ पेन में निब भी लगेगी, राइट, उसकी बॉडी भी आएगी, रिफिल होगी, इंक लगेगी, कैप लगेगा। तो वो सारी कॉस्ट क्या है, दैट इज मटेरियल, राइट। मटेरियल हो गया। सेकंड जो कॉस्ट है दैट इज व्हाट, कोई भी मटेरियल, क्या खुद रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है, क्या पड़े पड़े खुद कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसी की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपकी कॉस्ट क्या है, लेबर या एम्प्लॉयज की कॉस्ट, राइट। और मटेरियल और लेबर को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो आपकी तीन तरह की कॉस्ट है। पहली क्या है, मटेरियल। तो बात को समझो, हम जो मेन जो हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू व्हाट, फिनिश्ड गुड्स। तो ये चीज करने के लिए, ये फिनिश गुड्स बनने के लिए जो तीन तरह की कॉस्ट लगेगी, पहला लगेगा मटेरियल, दूसरा लेबर, और इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे खर्चों का अलग से एक नाम दे दिया, अदर एक्सपेंस। क्लियर है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल। मटेरियल, अब इसका एग्जांपल समझाने के लिए, सपोज जिन बेंचेस पे आप बैठे हो उसका एग्जांपल लेता हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या बनाती है, फर्नीचर बनाती है या फिर बेंचेस बनाती है, राइट। तो दो तरह के बेंचेस बनाती है, एक बनाती है मेटल बेंचेस एंड दूसरे वुडन बेंचेस, ठीक है। अब वुडन बेंचेस के लिए मेन मटेरियल कौन सा है, वुड। मेटल बेंचेस के लिए मेन मटेरियल कौन सा है, मेटल है। क्या ये, अगर मैं वुडन बेंचेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या मैं मेटल की कॉस्ट जोड़ूंगा उसमें, क्या डायरेक्टली वुड की कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्टली ट्रेस हो पा रही है जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। वुड की कॉस्ट सिर्फ किस में यूज होगी, वुडन बेंचेस में। क्या वो मेटल बेंचेस में होगी यूज, नहीं होगी। तो वो कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट है। वुड की कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट है। सेम मेटल, मेटल मैं सिर्फ कौन से बेंचेस में यूज कर रहा हूँ, मेटल वाले बेंचेस में कर रहा हूँ। तो क्या मेटल को जब परचेज करके लाता हूँ उसकी कॉस्ट, क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में लगेगी, मेटल वाले बेंचेस पे लगेगी। तो मटेरियल आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो क्या डायरेक्ट मटेरियल समझ आया सबको। हमने एंड ऑफ द डे इस सब्जेक्ट में करना क्या है, वुडन बेंचेस की भी कितनी कॉस्टिंग है और मेटल बेंचेस की भी कितनी कॉस्ट आएगी। क्या मैं वुडन बेंचेस की कॉस्ट निकालते वक्त जो मैंने मेटल परचेज किया, क्या मैं जोड़ूंगा वुडन बेंचेस में, नहीं। ये तुम सब समझ सकते हो। कोई फोन तो नहीं यूज कर रहा, अरुण। फोन इंपॉर्टेंट है कुछ, नहीं है ना। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो मेरी तरफ ध्यान दो। अगर किसी को बहुत कोई अर्जेंट है, तभी मॉम डैड के अलावा किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, ध्यान रखो। ओके। अब दोनों बेंचेस में कुछ चीजें कॉमन लगती है, फेविकॉल होगी, पेचकस होगी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब कारपेंटर काम कर रहा होता है, तो क्या वो पूरा कैलकुलेट करता है यार वुडन बेंचेस में कितनी कीलें ठोकनी है, कि वो लगा हुआ है डक 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 डक, और मेटल बेंचेस में कितनी ठोकनी है, या फेविकॉल कितनी लगानी है। क्या डायरेक्टली बता सकते हो कि कितना फेविकॉल या कितने स्क्रूज, पेचकस कितने लगे वुडन बेंचेस में, कितने लगे आपके मेटल बेंचेस में, क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, कि डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो, कुछ प्रपोर्शन बनानी पड़ेगी। वो प्रपोर्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन डायरेक्टली मटेरियल की कॉस्ट ट्रेस नहीं हो पा रही जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, लेकिन वुड और मेटल,
ये डायरेक्टली पता लग पा रहा है। क्लियर है सबको? मटेरियल का एग्जांपल क्लियर हो गया। राइट, सेकंड कॉस्ट कौन सी है आपकी? अब लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है, लेबर भी इनडायरेक्ट हो सकती है। राइट, अब इसका एग्जांपल हम अपने इंस्टीट्यूट को ले लेते हैं। अब जब कॉस्टिंग सब्जेक्ट की एनी मैम कॉस्ट निकाल रहे हैं कि यार कॉस्टिंग सब्जेक्ट अगर इस इंस्टीट्यूट में सर्विसेज कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दी जाती है तो कितनी कॉस्ट आती है इंस्टीट्यूट को। तो मैम ने क्या किया, कॉस्टिंग सब्जेक्ट की कॉस्ट निकाल रहे थे, शौर्य सर को जो फीस दी उसमें लिख दी। क्या लिख सकते हैं? वो किसकी फीस लिखेंगे? साहिल सर की। ऑडिट क्या? जब कॉस्टिंग सब्जेक्ट हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट की एनी मैम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि साहिल सर इसके लिए कितना खर्चा लेते हैं, फीस कितनी लेते हैं। राइट, लेबर हूं मैं भी या एम्प्लॉय हूं या कुछ भी कह लो, बट एक एम्प्लॉय या लेबर का मतलब इंसान की कॉस्ट, आदमी की कॉस्ट। तो वो जो डायरेक्टली सर्विस को ट्रेस हो पा रही है उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। ऑडिटिंग के लिए किसकी फीस लेंगे? शौर्यम सर की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या लॉ के लिए आप किसकी लेंगे? शौर्यम सर की। ठीक है, गोलू की। गोलू को भी दे रहे हैं ना, बट गोलू ने मेरे को कितनी बार पानी पिलाया या शौर्यम सर को कितनी बार पानी पिलाया या किसके लिए उसने इंस्टीट्यूट सुबह खोला किसके लिए नहीं खोला, क्या कैलकुलेट हो पाएगा? तो क्या वो डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है कि गोलू की कॉस्ट जो उसको सैलरी मिलती है वो कॉस्टिंग में क्या डायरेक्टली पता लग सकता है, या एसएम में या फिर ऑडिट में या लॉ में डायरेक्टली क्या पता लग सकता है कि नहीं पता लग सकता? तो गोलू की कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट, डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पा रही। क्लियर हुआ सबको? तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। राइट, तीसरा क्या है? सारे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में जैसे रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, रॉयल्टी। रॉयल्टी सुना है कभी? क्या है? मटेरियल है रॉयल्टी? क्या लेबर है? क्या है ये? अदर एक्सपेंस है। अब अदर एक्सपेंस भी क्या हो सकते हैं अगेन आपके? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले डायरेक्ट मैं एक्सपेंस की बात करूं, आपके पास सबके पास आईफोन, एप्पल का या फिर सैमसंग के फोन्स होंगे। आपको क्या लगता है कि ये आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर होके भी क्या अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं या नहीं करते हैं? आपको पता है मोस्ट ऑफ द फोन्स में कैमरा ज्यादातर किसका होता है? सोनी का। ज्यादातर स्क्रीन्स किसकी होती है? सैमसंग की। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि एप्पल ने बोला हो सैमसंग को कि हाँ कि मेरे को तेरी एलईडी स्क्रीन बहुत पसंद है, तो हम अपने फोन्स में आपकी एलईडी स्क्रीन यूज करेंगे जो उसकी टेक्नोलॉजी है। राइट, तो सैमसंग क्या उसके लिए पैसे चार्ज करेगा? उसको क्या बोलेंगे हम उस खर्चे को? रॉयल्टी। राइट, क्या वो मटेरियल है? क्या वो लेबर का खर्चा है? तो उसका क्या नाम दे दिया? अदर एक्सपेंसेस। अब जितने भी एप्पल के आईफोन्स बनेंगे हर एक फोन के बदले वो अपनी रॉयल्टी फिक्स कर देगा सैमसंग। वो कहेगा तूने एक फोन अगर बना के बेचा 10,000 रुपये पर फोन में चार्ज करूंगा। तो क्या जितना भी रॉयल्टी सैमसंग लेके जा रहा है क्या वो आईफोन को डायरेक्टली ट्रेसेबल है? उस खर्चा का खर्चा वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है? क्या जब एप्पल अपनी कॉस्टिंग निकाल रहा होगा क्या वो सिर्फ आईफोन बेचता है कि और प्रोडक्ट भी बेचता है? आईफोन भी बेच रहा है, वॉच भी बेच रहा है, आईपैड भी बेच रहा है। तो क्या वो वॉच में उस रॉयल्टी की कॉस्ट को जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। उसको पता है कि यार ये अदर एक्सपेंस क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है, मेरा जो फोन है उसी के हिसाब से रॉयल्टी ली जाएगी। क्लियर हुआ? अब एक फैक्ट्री है एप्पल की, उसमें क्या सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? अब रेंट का खर्चा है, क्या वो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कि यार कितना हम दे आईफोन को, कितना एप्पल वॉच को, कितना आईपैड को? डायरेक्टली नहीं दे सकते हम। तो उसको क्या बोल देंगे हम? इनडायरेक्ट। तो बात को समझो, मटेरियल लेबर के खर्चों को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए आपके? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस अगर प्रोडक्ट को ट्रेस हो पा रहे हो तो क्या बोलेंगे उनको? डायरेक्ट, सीधा सीधा जोड़। और अगर नहीं ट्रेस हो पा रहे, कॉमन खर्चा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी जा रही है, तो फिर उनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट खर्चों को कैसे प्रोडक्ट में डालना उसके लिए एक अलग चैप्टर है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इन सारे इनडायरेक्ट खर्चों का चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो या अदर एक्सपेंसेस का हो, इन
तीनों के लिए कॉमन नेम पता क्या है आपका? ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब क्या? सर के ऊपर, ऊपर ऊपर के खर्चे, इस वजह से नाम पड़ा है। ये खर्चे क्या दिख पा रहे हैं डायरेक्टली कि नहीं दिख पा रहे हैं? नहीं दिख पा रहे हैं। कहाँ दिख पा रहे हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप जो ट्रेडर था उसको ना डायरेक्टली दिखता है यार पेन कितने का आया, कितने का बेचा। कई बार वो रेंट का खर्चा भूल जाएगा कि मेरे को प्रोडक्ट पे जोड़नी है, किस प्रोडक्ट पे कितनी। किराना स्टोर देखो, किराना स्टोर वाला एक आइटम बेच रहा है कि लाखों हजारों आइटम बेच रहा है? हजारों आइटम बेच रहा है। अब उन सारी आइटम्स के लिए उसको रेंट का खर्चा भी पे करना है। छोटू को भी रखा है, उसकी भी सैलरी उसने हर प्रोडक्ट में जोड़नी है कि यार कितनी कितनी इसकी सैलरी जोड़ू। तो ये खर्चे पता क्या लगते हैं? ये ऊपर के खर्चे लगते हैं यार, ये मेरे को बिजनेस करने की वजह से आ रहे हैं। बट प्रोडक्ट में क्या डायरेक्टली बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ? नहीं बता पा रहा हूँ, इनडायरेक्ट है। मटेरियल तो नहीं आना। वो तो ट्रेडर है, कैसे मटेरियल नहीं आएगा? क्योंकि फिर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मटेरियल आएगा। वैसे हम परचेज भी तो कर रहे हैं स्टॉक। ओवरहेड्स हैं जो प्रूव नहीं करते इसमें मटेरियल तो फिर आपको पता चलता है ना जब डील होगी। मटेरियल मेरे को ओवरऑल पता लग रहा है। देखो मैं सिंपल बात करूं, जब मैंने एग्जांपल दिया बेंचेस का, मेरे को पता लग रहा है फेविकॉल कितने का खरीदा, मेरे को पता है स्क्रूज मैंने कितने के परचेज किए। बट जब वो फेविकॉल का, अगर मैं सपोज 1 लाख का फेविकॉल लेता हूँ और पूरे दोनों बेंचेस में यूज हो जाता है, क्या मैं बता पाऊंगा कि यार वुडन बेंचेस में कितना फेविकॉल यूज हुआ एग्जैक्टली exactly, और मेटल बेंचेस में एग्जैक्टली exactly कितना यूज हुआ? कि एक एस्टिमेशन के बेस पे कर सकता हूँ। एस्टिमेशन तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, तुमने बोल दिया, अब ठीक है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? अभिषेक, ध्रुव, हरीश, लवी, लवनीत, महेश, समीक्षा, समीन, वृंदा, मोदी। तो नोट करो। तो पहला आपका क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट? तो इसमें आप तीन तरह के आपके खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, अदर एक्सपेंसेस लिखना, यहाँ पे ओवरहेड मत लिखना। इधर ओवरहेड मत लिखना जहां पे मैंने टिक किया है। सारे इनडायरेक्ट खर्चों को अलग से कॉमन नेम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। डेट चेंज करनी पड़ेगी तुम्हारी। ये जो एक गुच्छा सा बना रहता है ना हर बार। आप तो फिर बोलेंगे साहब। हाँ हाँ, मेरे को तो सुन नहीं रहा कुछ, कान बजते हैं मेरे तो। आप में से कोई B19 का स्टूडेंट जो क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा हो? ऐसा तो नहीं है? क्या नेम है आपका? अनमोल। आप ऑनलाइन होते हो ना मोस्टली? अच्छा, ऑनलाइन थे ना तुम मोस्टली? जीएसटी किया हुआ तुमने? ओके। हाँ जी भैया। डाल दो। ठीक है, डाल दो। 4:30 बजे तक क्लास है ना? तो लेट भी तो स्टार्ट हुई थी। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा स्टेमिना कम है, ग्रेजुअली 4:35 तक जाएगा टाइम। हाँ हाँ, 6 बजे तक। मेरे को भी घर जाना है। आप भी जाओ। तो 4:15, ना तुम्हारा ना मेरा। आज हाँ आज 4:15, 4:15। ओके सर। थैंक यू, कितने अच्छे हो तुम सब। हाँ।
कोई ना, बैठ सकते हो। मैंने नहीं कहा था सीए इंटरमीडिएट या सीए ज्वाइन करो। बट ये भी एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को ये भी है, टाइमली सिलेबस हो जाए। जैन अटेम्प्ट वाले अब कब चाहेंगे, अब तुम्हारी बारी आ गई है, तो तुम चाहोगे नवंबर एंड तक, नहीं सॉरी अक्टूबर एंड तक हो जाए। हाँ भाई, कल ही हो जाएगी। और एक और भी रीजन है, देखो फेस्टिवल सीजन आता है बीच में, तुम्हें दिवाली ब्रेक भी चाहिए। दशहरा तो चलो किसी को ही चाहिए होता है। आपके साथ में बनाएंगे। देखो तुम इकलौते स्टूडेंट नहीं हो, बाकियों को भी घर जाना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मानता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, बट थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेमिना बढ़ाना है। एंड क्लास में हम जितना मैक्सिमम कवर कर पाए करना है। तो उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा, सबका, खासकर आप सबका तो चाहिए होगा जो पुराने वाले हैं। ओके, लिख लिया सबने, अरुण के अलावा? अरुण ने लिख लिया था इस बार। लिख लिया। जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डायरेक्ट ऊपर ऊपर के खर्चे जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकते। एग्जाम्पल लिखवा दूं? चलो यहाँ पे लिख दो, फिर मैं एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ। ये क्या कलर कहाँ चला गया? अब मैं यहाँ पे मटेरियल का आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, ठीक है? इस वाले इतने एरिया में मैं आपको मटेरियल का एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। फर्नीचर लिख लो या बेंचेस लिख लो। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में? वुड आपका डायरेक्ट मटेरियल, डीएम डायरेक्ट मटेरियल फॉर वुडन फर्नीचर या वुडन बेंचेस। मेटल डायरेक्ट मटेरियल फॉर मेटल बेंचेस। और फेविकॉल या स्क्रूज, उनको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर बोथ। मटेरियल का खर्चा सबको क्लियर हो गया? लेबर में मशीन्स मशीन्स का अलग खर्चा है। देखो, अगर तो मशीन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही है, कि एक ही प्रोडक्ट बनाने को कर रही है, तो उसका जो लेबर होगा, लेबर उसके साथ है, या उस मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, तो दैट विल बी डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर या फिर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। बट अगर एक कॉमन मशीन है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिर उसकी डेप्रिसिएशन या उसके साथ जो लेबर लगी हुई है, वो फिर इनडायरेक्ट हो जाएगी। कुछ मशीन्स होती है, कॉमन होती है, कि यार हमने जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एक ऐसी मशीन है जो सीट्स बनाती है, सीट, ठीक है? तो वो सीट क्या हो सकता है मल्टीपल कार्स में यूज हो रही हो,
टाटा की मल्टीपल कार में यूज हो रही है, हैरियर में भी वो सीट डल रही है, नेक्सॉन में भी वो डल रही है। तो उस मशीन के खर्चे आपके क्या हुए, डायरेक्ट हुए इनडायरेक्ट हुए? इनडायरेक्ट हुए। बट एक स्पेसिफिक इंजन है, उसका मशीन एक ऐसी स्पेसिफिक है जो स्पेसिफिक कार का इंजन बना रही है, तो उस मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? डायरेक्ट हो जाएगी। राइट? क्लियर है सबको? अब मैं लेबर का लिख रहा हूं, लेबर का आपका इतना जगह लेगा। राइट? तो यहां पे मैं लेबर का एग्जांपल लिखवा रहा हूं। सैलरीज ऑफ टीचर एंड अदर स्टाफ इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। साहिल सर की फीस, डायरेक्ट लेबर की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट लेबर फॉर कॉस्टिंग सब्जेक्ट या जीएसटी सब्जेक्ट। फिर शौर्यम सर की फीस, किसी को कोई वर्ड अगर ना समझ आए पूछ लेना। डीएल मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर फॉर ऑडिट या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फिर लॉ। गोलू की सैलरी, ये क्या होगा? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया सबको एग्जाम्पल? अदर एक्सपेंसेस का लिखवा दूं अब? नोट कर लिया सबने? लिख लोगे खुद से आई थिंक ये चीज तो। ओके, एग्जाम्पल। पहले तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉयल्टी, वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अनमोल, वो इनडायरेक्ट है। रॉयल्टी, पता नहीं मेरे को तुम पे डाउट होने लग जाता है कि तुमने ही गलत बोला होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या है? रॉयल्टी। एप्पल पेज सैमसंग फॉर शेयरिंग टेक्नोलॉजी with respect to LED screens। तो आईफोन के लिए रॉयल्टी वाला खर्चा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जो आईफोन प्रोडक्ट है ना एप्पल का, उसके लिए रॉयल्टी का खर्चा क्या हो जाएगा फिर? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल बताओ। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रेंट। कॉमन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ऐसा कोई नहीं होता रेंट जिसमें कि हाँ कि प्रोडक्ट वाइज लैंडलॉर्ड लेता हो, क्या तो इतना प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसका रेंट इतना प्रोपोर्शन बना, इसका इतना, इसका इतना, वो तो ओवरऑल लेगा। वो हमें देखना है कि हम वो रेंट को कौन से प्रोडक्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना बांटे, वो हम देखेंगे आगे जब हम ओवरहेड चैप्टर करेंगे। सारे इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है? ओवरहेड। अलग से हम ओवरहेड्स खर्चे, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांटेंगे। तो वैसे करवाना मैंने आ गया है। रेंट का डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा?
एरिया, कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं वो कितना एरिया, वो कितने एरिया में बन रहा है, ऐसे करके बेसिस डिसाइड होगा, लेकिन वो बात की बात है। यहां तक क्लियर है सबको? टाइम है ना अभी? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, अगर तो स्पेसिफिक एक रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होगा, मटेरियल में ही जुड़ जुड़ जाता है वो बेसिकली, क्योंकि हम एक चैप्टर जब मटेरियल करेंगे उसमें है कि मटेरियल कॉस्ट निकालते वक्त रॉ मटेरियल की, अगर उसका फ्रेट पे हो रहा है दैट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ मटेरियल, वो लेकिन हम बाद में करें। और कोई डाउट यहां तक? एक और क्लासिफिकेशन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद 4:15 तक पढ़ते हैं, कोई ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्टेमिना बढ़ेगा। और मेरे को इतना पता है सबको समझ आ रहा है, मेरे को खुद दिख जाएगा कि यार अब बस हो चुकी है तुम्हारी, तो फिर मैं खुद ही रोक दूंगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सबको पहले क्लियर होगी, बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शन। रुको जाओ, लिखने को भी टाइम दूंगा, अभी लिखना भी नहीं है, पहले ही टेंशन में आ जाते हो कि ये बनाना पड़ेगा। हाँ बनाना पड़ेगा, बनाओ चलो, 5 बजे तक क्लास है तुम्हारी, बनाओ। ओके, तो देखो, अगर मैं एप्पल की बात करूं, आईफोन की बात करूं, तुम्हें क्या लगता है सीधा शोरूम में ही आता है डायरेक्टली, कि वो पीछे पूरा उसके लिए प्रोसेस चलता है? सबसे पहले वो कहाँ बनता है? किसी फैक्ट्री में बनेगा। ठीक है, फैक्ट्री को चलाने के लिए एप्पल का पूरा एक मैनेजमेंट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, राइट, उनके एम्प्लॉयज होंगे, तो वो कहाँ पे काम कर रहे होंगे? ऑफिस में, राइट। और प्रोडक्ट वो कहाँ जाके बिकेगा? शोरूम में। तो बेसिकली फंक्शन जब मैं क्लासिफाई करता हूँ कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये होता है वो कॉस्ट कहाँ इंकर हो रहा है, कौन सी जगह पे इंकर हो रहा है। तो आपके 3 डिफरेंट जगह जो निकल के आती है, कौन कौन सी? फैक्ट्री, ऑफिस एंड शोरूम। ठीक है, फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे आएंगे? सारे डायरेक्ट खर्चे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये कहाँ पे आएंगे? फैक्ट्री में ही आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है शोरूम में आके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वहां पे उसकी असेंबलिंग वगैरह हो रही है, प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है। और लेबर भी कहाँ? डायरेक्टली जो उस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है, वो कहाँ काम कर रही है? फैक्ट्री में ही कर रही है। रॉयल्टी भी कहाँ पे कर रहे हैं हम? जहां पे बन रहा है, प्रोडक्शन के बेसिस पे रॉयल्टी चार्ज कर रहा है ना सैमसंग, तो वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है? प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? फैक्ट्री में हो रही है। तो आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ के सबसे पहले कॉस्ट को क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली ट्रेसेबल। तो इसका नाम क्या है? प्राइम। प्राइम मतलब मेन कॉस्ट, राइट। उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस फैक्ट्री को देख के लगता है ना कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मटेरियल लेबर का ही खर्चा हो रहा है डायरेक्टली, कि इसको देख के लग रहा है यार यहाँ पे तो बहुत तरह के खर्चे हो रहे होंगे। तो उन सारे इंडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं हम? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन सबको जोड़ के आपके पास क्या आ जाती है? फैक्टरिंग कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन में पहला क्या आ गया आपका? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर है सबको? और जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं कंपनी उसका बार बार उसके ऊपर क्या क्या करती रहती है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D कुड बी इन फैक्ट्री, कुड बी ऑफिस में उन्होंने अलग से R&D टीम बैठाई हो। तो सेकंड खर्चा बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां तक क्लियर है सबको? राइट। थर्ड आपका क्या है? ऑफिस में जो भी आपके सैलरीज पे हो रही है, या कोई भी ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं, कोई भी एडमिन के खर्चे हो रहे हैं, इस ऑफिस को देख के लगता है ना इधर भी बहुत खर्चे हो रहे होंगे, इधर का भी रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इन सब की सैलरीज, राइट, इन सब मशीन्स की डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर्स की, तो वो सारा खर्चा क्या है आपका? अदर ऑफिस एंड एडमिन खर्चा। तो इसको क्या बोलते हैं? एडमिन एंड ऑफिस कॉस्ट। एडमिन मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो थर्ड क्या हो गया आपका बाइफरकेशन? एडमिन एंड ऑफिस कॉस्ट। एंड लास्ट में क्या है आपका? शोरूम। यहाँ पे सेल्समैन की सैलरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट कई बार कस्टमर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाते हैं हम, तो आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, उसको क्या बोलेंगे हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो चौथा एंड लास्ट बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है? अब नींद आ रही है सबको?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी लिख लोगे बस, फिर क्लास एंड है हमारी। ये तो बेस लिख लो, क्या हो गया? घर जाके फिर फ्री रहना। कितना की है? भेज दूंगा, चलो जिन्होंने लिखना है वो लिख ले। बेस्ड ऑन फंक्शन, और ऐसे कर लो। मेरे को तो होता है मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लो तुम सब। सर आप मानस वाले सर सर आप ले जाए, ठीक है मैं क्या करूं? मानस सर वाली क्लास का टाइम होगा। मेरे को मिलता ही नहीं है। जैसे तुम बना लेते हो ना, मैम भी मेरे को बना लेते हैं। कोई ना सर, आप तो कर ही लोगे लास्ट क्लास में। मेरे साथ गलत ही किया जाता है, क्या हाँ करूं? भाई अब तो क्या हुआ? सुबह क्या इशू आ रहा है? नींद आती है बहुत सुबह? सुबह ज्यादा नींद आती है कि इस टाइम ज्यादा नींद आ रही है? हर टाइम आ रही होती है। मतलब नहीं आ रही ना नींद अभी? अब आ रही अब आ रही है। है। तो पता लग गया सर क्या बोलेंगे अगर ना कह दी। आप में से कोई ऐसा, जिस सीए डायरेक्ट एंट्री है, कोई ऐसा है? ठीक लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा है? लगेगा। लगेगा अभी। वैसे इतना तो सबको आइडिया है कि हाँ आसान नहीं रहने वाला। कोई ऐसा आप में से कोई भोला भाला सीधा साधा, जो जिसको पता नहीं था कि हाँ सीए में कितना सिलेबस है और आ गया गलती से? ऐसा कोई नहीं है। सर हम है ना, अब तो नहीं हो ना, अब तो पता लग ही गया। अभी भी है। हाँ भोले भाले हो, मदर टेरेसा जैसे। चलो नोट करो। कर लिया नोट सबने? चलो आज के लिए काफी है इतना। बाकी कल कितने बजे क्लास खत्म हुई तुम्हारी एसएम की? आज तो 20-25 तक थी। तो मैं तुम्हें एक चीज पहली मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज पीछे से थोड़ा टाइम लेट हो रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर 3 बजे स्टार्ट हुई है, इस चक्कर में तो 4 o'clock छोड़ दो। तो कम से कम, मैं पहले कह रहा हूँ, कम से कम 1.5 hour, दैट इज द मिनिमम। इतना तो पढ़ना ही है हम। तो जितने बजे क्लास स्टार्ट होगी उससे 1 hour 30 minutes हमने पहले माइंड सेट बना लेना। फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ टाइम 4 बज रहे होते हैं तो मेरी तरफ देखने लग जाते हो कि अब सर छोड़ देंगे। ऑनलाइन क्लियर है सबको? अभिषेक, ध्रुव, हरीश, लवी, लवनीत, महेश, समीक्षा, समीन, वृंदा एंड मोदी। ठीक है, कर लिया नोट सबने? क्लास सेंड कर दूं? डन, क्लास सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 वाले का देख लेना।